हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपको मुख्य परीक्षा में कैसे आंसर लिखें इसका एक उदाहरण भारत के इतिहास की प्राचीन भारत के इतिहास से एक प्रश्न उठा करके करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा ही सिविल सेवा का वो पड़ाव है जहां से हमारा आपका रिजल्ट बनता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर पहले की जाए तो आप निश्चित तौर पे अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो खुद को तैयार कर रहे होते हैं उसको भी मजबूती देने का काम करते हैं। मुख्य परीक्षा से ही रिजल्ट बनता है, ये बात दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पर तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा को थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं या आंसर कैसे लिखना है इस बात की ओर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके, क्योंकि आने वाले दिन में जेपीएससी का जो 11वीं से लेकर के 13वीं तक का आपका एग्ज़ाम होना है, मार्च के एंड में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा 17 मार्च को, अभी टेंटेटिव डेट है इसका। उसके बाद 2-2.5-3 महीना के अंतराल पर मुख्य परीक्षा भी ली जाएगी और जितना विशाल सिलेबस है जेपीएससी मेंस का, उसको देखते हुए आपको तैयारी निश्चित तौर पर पहले से ही प्रारंभ करनी चाहिए। आमतौर पर विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम होता है कि आंसर को लिखे कैसे। इस चीज़ को समझाने के लिए ही हम एक उदाहरण लेकर के आपके सामने आए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आज उठाया है ये है पल्लव, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। आपको पता है कि जो एंशिएंट इंडिया का सिलेबस दिया हुआ है उसमें पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि भी मेंशन्ड है। और अभी तक जब से जेपीएससी ने अपना नया सिलेबस जारी किया है उसके बाद से 6ठी और 7वीं से 10वीं ये 2 एग्जाम हुए हैं और इन दोनों ही परीक्षाओं में पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में। लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं या इस तरह के 3-4 जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है टॉपिक, उसको अगर आप तैयार कर लें तो एक गेस क्वेश्चन के तौर पर भी आप मुख्य परीक्षा के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आंसर कैसे लिखें और आंसर लिखने के क्रम में किस तरीके से हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अपने लिए कंटेंट निकाल लेते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें होगी। पहले ये समझिए कि आंसर लिखते कैसे हैं, किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे इसको समझने का प्रयास करें। मोटे तौर पर हम सब जानते हैं कि एक जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है वो 3 खंडों में बंटता है। एक तो उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका बॉडी और तीसरा फिर कंक्लूजन। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा होता है। इसी रूप में आपको आंसर लिखना होता है। सवाल ये उठता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो टॉपिक दिया हुआ है प्रश्न में या जो प्रश्न पूछा गया है उसको संदर्भ बनाते हुए आपको पढ़ना है। मतलब कि इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि आगे जो आंसर का आपका मेन पार्ट होगा जिसको हम लोग बॉडी नाम दे रहे हैं, उसमें आप क्या कुछ लिखने जा रहे हैं, क्या कुछ बताने जा रहे हैं, उसका एक झलक आपको इंट्रोडक्शन में लेकर के आना होगा। उसके बाद प्रश्न का जो बॉडी है, जो डिमांड है मेन, उस पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। यही क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि, अगर उसका एक खाका हम लोग तैयार करें, एक फॉर्मेट तैयार करें, तो हम लोगों को इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में किन किन बातों को मेंशन करना है उसका मैंने फॉर्मेट बना रखा है। तो पल्लवों के लिए उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि में उनके शिक्षा और साहित्य को दिखाएंगे हम लोग, उनके धर्म और धर्म से संबंधित बातों को हम लोग दिखाएंगे, और फिर कला और वास्तुकला जो कि पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका वर्णन करेंगे। और फिर पल्लवों के सांस्कृतिक उपलब्धि में एक मूर्तिकला भी आता है, मूर्तिकला के संदर्भ में भी हम लोगों को बातें लिखनी है। तो इस तरीके से आपको जाना है और फिर इन चीजों को मेंशन करते हुए लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं, वो आपको कंक्लूजन में लिखना है।
अमूमन विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वही उसको कंक्लूजन में भी डाल देते हैं। ये तरीका सही नहीं होता है। तो आंसर को फॉर्मेट करना सीखिए। अगर आप उसको सही तरीके से फॉर्मेट कर लेते हैं तो फिर आपको आंसर लिखना आसान हो जाएगा। अब चलिए एक छोटा सा रूप इसको हम लोग बना करके देखते हैं कि हम लोग इनमें किन किन बातों को आगे लिखने जाएंगे। तो थोड़ा सा पल्लवों के विषय में इसको हम पहले साफ कर लें। आप चाहें तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि हम लोगों को क्या कुछ लिखना है। यहाँ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि में शिक्षा और साहित्य, उनके धर्म, उनकी कला वास्तुकला, उनकी मूर्तिकला, कला और जो वास्तुकला है इसको यहाँ पर हम 4 भागे बांटे हुए हैं। म मा रा न। ये महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और फिर नंदी वर्मन या अपराजित शैली। ये इनका सीक्वेंस है जिसमें हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा इसको एग्जाम्पल देते हुए किस तरह की इनकी विशेषता थी इसको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली और लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। ये इसका एक फॉर्मेट है। तो इसको हम अभी अब साफ कर दे रहे हैं। फिर से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लीजिए। इसी खाका को आपको भरना है, बस आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए हम इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग इसके एक एक पहलू पर बात करते हैं। थोड़ा सा पहले पल्लवों के विषय में जान लीजिए। जो आपको आंसर में लिखना बहुत नहीं है लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको निश्चित तौर पर होनी चाहिए। पल्लव दक्षिण भारत के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पल्लव का जो शासन था, अगर हम लोग इसको मैप पर देखना चाहें तो ये वाला एरिया है जहां पल्लवों का शासन था। इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, इधर केरला, यहां महाराष्ट्र। ये जो एरिया है ये पल्लवों का एरिया था। पल्लवों ने सातवाहनों के, आपने सातवाहन काल सुना होगा जिसका की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहनों के पहले सामंत थे और फिर बाद के काल में इन लोगों ने दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के नीचे अपनी सत्ता स्थापित की और उसी स्थान पर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो पल्लव पहले तो कि सातवाहनों के सामंत थे। ये सब चीजें, ये लाइन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काम आता है। कल्पना कर लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दे कि पल्लव किसके सामंत थे, चोलों के, चालुक्यों के, राष्ट्रकूटों के या जो भी हो, तो सातवाहन इसका आंसर होगा। तो सातवाहनों की पृष्ठभूमि पर ही पल्लवों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता और संस्कृति को व्यवस्थित किया और उसको विकसित करने का काम किया। भारत के इतिहास में पल्लवों का बड़ा ही महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि पल्लवों ने एक तरफ जहां उत्तर भारत के आर्य संस्कृति को अपनाया, वहीं दक्षिण में उनकी जो द्रविड़ संस्कृति थी उसके बीच भी तालमेल किया। मतलब कि उत्तर की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ शैली जो थी या द्रविड़ संस्कृति जो थी उनके बीच एक समन्वय और एक तालमेल स्थापित किया और फिर अपनी कला और संस्कृति को एक नया आयाम देने का काम किया था। तो इस रूप में इन लोगों ने न सिर्फ अपनी विरासत, अपनी द्रविड़ संस्कृति को विकसित किया बल्कि उत्तर भारत का जो आर्य संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति था उसको भी आगे ले जाने का काम किया। ये बातें आपको इनके इंट्रोडक्शन में बताना है जिसमें उनके कला और संस्कृति का अत्यंत ही विकास होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा और अगर इसको जानना चाहें हम लोग, हर बात लिखना नहीं होता है लेकिन समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पल्लवों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो पल्लवों की जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो एक तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा ह्वेनसांग का विवरण। तो ह्वेनसांग के विवरण से और फिर प्रयाग प्रशस्ति से पल्लवों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो समुद्रगुप्त जिसका कि शासन 335 से लेकर के 375 ईस्वी था, मतलब कि 4वीं शताब्दी। जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ अभियान पर गया था तो प्रयाग प्रशस्ति से इस बात की जानकारी मिलती है कि कांची में, जो कि पल्लवों की राजधानी बनी थी, जो पल्लवों की राजधानी बनी,
वहां पर विष्णुगुप्त नामक एक व्यक्ति शासन कर रहा था। ये बात हम कर रहे हैं समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान, जो कि 4वीं शताब्दी में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर के 372 ईस्वी का था, मतलब कि 4th सेंचुरी में हो गया था। इसके बाद पल्लवों का 5वीं और 6ठी शताब्दी में इतिहास जो है वो अंधकार में है, मतलब इसके विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद फिर से 6ठी शताब्दी के अंतिम फेज में लगभग 574 के आसपास में पल्लवों का उत्कर्ष होता है और उनका वहां से इतिहास मिलना शुरू होता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे, ये भी आप जान रहे हैं। तो खैर, यहां पर एक के बाद एक कई सारे शासक हुए और इन महत्वपूर्ण शासकों ने जिस तरीके से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया और उत्तर भारत के आर्य संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ संस्कृति के बीच में एक ब्रिज बना करके, एक पुल बना करके, एक सेतु बना करके जिस तरीके से कला, वास्तुकला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ाने का काम किया, वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सवाल ये उठता है कि इनके संस्कृति के पक्ष में किन किन बातों को लिखेंगे। तो शुरुआत में ही हम आपको फॉर्मेट बना करके बताए थे कि किन बातों को आपको दिखाना है। तो सबसे पहले इनका शिक्षा और साहित्य में क्या कुछ योगदान है, इसको हम लोग देखें। शिक्षा और साहित्य, और मैंने कहा भी था कि इन चीजों को करने के क्रम में आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी खुद को काफी हद तक तैयार कर लेते हो। जैसे अगर हम लोग इनके शिक्षा और साहित्य की बात करें तो पल्लवों की जो राजधानी थी कांची, ये शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री थे, आप सब जानते हैं, बौद्ध विद्वान थे, ह्वेनसांग और बौद्ध विद्वान दिंगनांग, इन लोगों ने भी कांची में शिक्षा लेने का काम किया था। बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान धर्मपाल ने भी, धर्मपाल जो थे वो यहीं के निवासी थे। तो ह्वेनसांग का नाम आ रहा है, दिंगनाग का, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली। इसके अलावा धर्मपाल जो बौद्ध विद्वान थे वो यहीं के निवासी थे। इसके अलावा कदम्ब वंश के संस्थापक, कदम्ब वंश के संस्थापक आपको याद होगा मयूर शर्मन, इन्होंने भी कांची में ही शिक्षा हासिल किया था। ये बातें स्पष्ट कर रही है कि जब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ह्वेनसांग जैसे बौद्ध विद्वान का, दिंगनाग, धर्मपाल का, तो ये शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। तो कांची इनकी शिक्षा का केंद्र था। इस राजवंश का, पल्लव राजवंश का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन लोगों ने शिक्षा और साहित्य को प्रमोट करने के लिए न सिर्फ यहाँ के शासकों ने विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया, बल्कि खुद राजा भी विद्वान थे। जैसे कि उदाहरण के लिए महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने मत विलास प्रहसन, जो कि हास्य रस से भरपूर है, मत विलास प्रहसन, इस नाटक की रचना की। इसके अलावा महेंद्र वर्मन के द्वारा न सिर्फ मत विलास प्रहसन, इसके अलावा उन्होंने भगवत जुकियम, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखने का काम किया। तो खुद शासक विद्वान है, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि महेंद्र वर्मन खुद बहुत बड़ा नाटककार थे और उन्होंने हास्य रस से भरपूर मत विलास प्रहसन का रचना किया, नाटक लिखी। इसके अलावा भगवत जुकियम को भी उन्होंने लिखा। कई सारे ऐसे विद्वान थे जिनको कि पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, जैसे कि भारवी, आपने नाम सुना होगा, भारवी, इनको सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे, उनके दरबार में संरक्षण प्राप्त था और भारवी ने किरातार्जुनियम नामक पुस्तक की रचना की थी। भारवी जो कि सिंह विष्णु के दरबार में थे, इन्होंने
किरातार्जुनीयम जैसी पुस्तक की रचना की। ये चीजें आपको पिटी में भी काम आएगा कि भारवी किसके दरबार में थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में थे। कौन सी रचना लिखी, तो किरातार्जुनीयम लिखा। तो भारवी जो कि सिंह विष्णु के दरबार में थे, इनको संरक्षण मिला। इसी तरीके से महाकवि दांडी को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपने दरबार में संरक्षण दिया। नरसिंह वर्मन सेकंड जो कि एक महान पल्लव शासक थे, इन्होंने दांडी ने 10 कुमार चरितम की रचना की। दांडी के द्वारा काव्यादर्श लिखा गया। दांडी के द्वारा ही अवंती सुंदरी कथा भी लिखी गई थी। अवंती सुंदरी कथा भी लिखी गई थी। तो आपने देखा कि भारवी, दांडी, इसके अलावा पेरुन देवनार, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा दिखे। पेरुन देवनार ये भी एक प्रसिद्ध विद्वान है उस काल के, जिनको कि नंदी वर्मन थर्ड ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। और पेरुन देवनार ने भारत बेनवा नाम से पुस्तक लिखी थी। भारत बेनवा नाम से पुस्तक लिखी थी। ये 3 नाम आया, महेंद्र वर्मन का नाम आया। इसके अलावा ये भी विद्वान बताते हैं कि प्रसिद्ध नाटककार भास, जिनकी रचना का नाम आपने सुना होगा, स्वप्नवासो दत्ता, वो जो भास थे उनको भी पल्लवों के समय में ही संरक्षण मिला था। और पल्लवों के संरक्षण में ही भास ने 13 नाटकों की रचना की थी। इस बात की भी जानकारी इतिहासकार जो हैं वो प्रदान करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारवी, दांडी, पेरुन देवनार ये संस्कृत के विद्वान थे। इनकी उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करता है कि इस काल में संस्कृत साहित्य की खूब उन्नति हुई। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं कांची का, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे तमिल भाषा चलता है, लेकिन संस्कृत का यहाँ पर हम लोग उन्नति देख रहे हैं। संस्कृत उनके लिए राजभाषा के समान थी, जो कि आर्य संस्कृति का प्रभाव था। मैंने पहले ही कहा कि आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति, इन दोनों को मिला करके समन्वय स्थापित करके ये लोग अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहे थे। तो संस्कृत साहित्य का भरपूर विकास हुआ। इसके अलावा तमिल का भी इस काल में भरपूर विकास हुआ, जिसमें कुराल या कुरल, जिसको कि तिरुकुराल भी कहा जाता है, इस ग्रंथ की भी रचना तमिल में इसी दौर में की गई, जिसके की लेखक थे तिरुवल्लुवर। ये तमिल साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कुरल को या तिरुकुराल को, उसी को तिरुकुराल भी कहते हैं, ये 5वां वेद माना जाता है। 4 वेद आप जान रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तिरुकुराल को या कुराल को 5वां वेद कहा जाता है। साथ ही ये जो कुराल है, ये तमिल भूमि का बाइबिल भी कहलाता है। बाइबिल भी कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अभी बताया आपको कि एक और संस्कृत साहित्य का भरपूर विकास हुआ। संस्कृत उनकी राजकीय भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। साथ ही साथ तमिल साहित्य भी अपने चरम स्थिति पर था, क्योंकि कुराल जैसी रचना, जिसको कि 5वां वेद का दर्जा प्राप्त है, इसी काल में तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया। तो यहां पर हम लोग संस्कृत और तमिल इन दोनों के विकास को देखते हैं। जो शासक थे वो विद्वान थे और अध्ययन अध्यापन को, शिक्षा को बहुत आगे ले जाना चाहते थे। इसीलिए विभिन्न शासकों ने शिक्षा के विकास के लिए भरपूर दान देने का भी काम किया था। इस दौर में जो मंदिरें होती थी, वो मंदिरें शिक्षा का केंद्र होती थी। और वहां पर घटिका, घटिका मतलब हिंदू शिक्षा केंद्र, हिंदू शिक्षा केंद्र, इनकी स्थापना की गई थी। और इसके भरण पोषण के लिए, इसके विकास के लिए
राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा भरपूर दान दिया जाता था। तो घटिका हिंदू शिक्षा केंद्र था जो न सिर्फ कांची जो उनकी राजधानी थी वहीं था, बल्कि अन्य शहरों में भी ऐसी घटिकाएं स्थापित की गई थी जहां पर शिक्षा दिया जाता था। शुरुआत में इन घटिकाओं में कोई भी द्विज मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शिक्षा प्राप्त कर सकता था। सबके लिए रास्ते खुले हुए थे। लेकिन वक्त के साथ इन घटिकाओं पर ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिसके कारण से इन घटिकाओं का जो क्षेत्र था वो सीमित हो गया। जो भी हो, शिक्षा को भरपूर प्रोत्साहन देने का काम राजाओं के द्वारा किया गया और यहाँ के जो शिक्षा केंद्र थे वहां पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वहां वेदांत पढ़ाए जाते थे, वहां न्याय की शिक्षा दी जाती थी, वहां व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, मीमांसा पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाए जाते थे। मतलब विद्या के विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों ने, इन शासकों ने, पल्लवों ने योगदान देने का काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इस दौर में भरपूर उन्नति हुई। तो पहला पार्ट जो इसका फॉर्मेट हम लोगों ने किया था, इन बातों को आप कोट करते हुए आगे अपना आंसर को ले जाने का काम करेंगे। अब देखिए हम लोग धर्म के क्षेत्र में इनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कुछ योगदान रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि पल्लव शासक जो थे ये ब्राह्मण मतावलंबी थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे। लेकिन ये लोग धार्मिक रूप से अत्यंत ही सहिष्णु थे और सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। जैसा कि ह्वेनसांग कहता भी है कि पल्लवों के राज्य में सभी धर्म के लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी। मतलब किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाती थी। धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग धार्मिक सहिष्णु थे। तो नरसिंह वर्मन I इनके समय में कहा जाता है कि कांची में 100 बौद्ध विहार या मठ थे, ठीक है, जबकि उसी दौर में 80 मंदिरें थी। ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है मंदिर, लेकिन नरसिंह वर्मन के काल में बौद्ध विहारों की संख्या, बौद्ध मठों की संख्या मंदिरों से कहीं ज्यादा है। ये इस ओर इशारा करता है कि ये जो शासक थे ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। धर्म के क्षेत्र में पल्लव शासक वैष्णव और शैव मत, इन दोनों पंथों को, संप्रदायों को मानने वाले लोग थे। लेकिन अन्य धर्मों का भी यहां पर, जैसे हमने देखा कि प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पहले जैन थे। महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन थे। बौद्ध मठ का नाम आ गया, जैन का नाम आ रहा। तो पहले ये जैन थे, लेकिन अपार के प्रभाव में आकर के और फिर इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ये अपार कौन है? तो अपार जो है ये नायनार संत हैं। ये नायनार संत हैं। दक्षिण भारत में शैव मत को पहुंचाने का काम इन नायनार संतों के द्वारा ही किया गया था, जबकि दक्षिण में आलवार संतों के द्वारा वैष्णव मत को पहुंचाने का काम किया गया था। तो शासक वैष्णव भी है, शैव भी है, ठीक है, जैन धर्म भी है, और साथ ही साथ फिर जो प्रभाव है नायनारों का उसके कारण से शैव भी होते हैं। बौद्ध विहारों की भी बात मैंने यहां पर की है। तो धार्मिक सहिष्णुता का यहां पर पूरा पालन होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक बात और जान लीजिए कि महेंद्र वर्मन के समय में ही प्रसिद्ध आलवार संत, महेंद्र वर्मन के समय में ही प्रसिद्ध आलवार संत तिरुमलीसाई थे। तिरुमलीसाई, ये क्वेश्चन जीपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ भी है कि तिरुमलीसाई किसके समकालीन थे। तो ये समकालीन थे महेंद्र
वर्मन वन के समय में, ठीक है, इनके समकालीन थे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में कि जो शासक है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन कर रहे हैं और धार्मिक सहिष्णुता के तहत ही एक और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये काल शंकराचार्य का भी काल है। तो शंकराचार्य, आलवार और नायनार, इन संतों के प्रभाव से ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा होती है और ब्राह्मण धर्म के प्रतिष्ठा होने के कारण आर्य संस्कृति को दक्षिण में बढ़ावा मिलता है। एक और जहां आर्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं उनकी जो दक्षिण की अपनी संस्कृति है, अपनी जो विरासत है, उनके बीच ये लोग तालमेल स्थापित कर रहे हैं और एक नई संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। तो पल्लव संस्कृति का दूसरा पक्ष हम लोगों ने देखा, धर्म के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां क्या है, उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग आगे उनकी वास्तुकला को देखने का काम करते हैं। वास्तुकला, ब्रीफ में इसको भी जान ले, क्या कुछ लिखना है, आइडिया आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा और आप आराम से आंसर को लिखने की स्थिति में होंगे। दक्षिण भारत में पल्लवों ने वास्तुकला के क्षेत्र में बिल्कुल एक नए अध्याय को शुरू करने का काम किया। इन्होंने स्थापत्य को काष्ठ कला, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ कला और कंदरा कला से धीरे धीरे मुक्त करने का काम किया। काष्ठ कला, कंदरा कला मतलब ये कि जो हम अभी शुरुआत में जब बात कर रहे थे कि उत्तर भारत की संस्कृति का भी प्रभाव था, तो आपको पता होगा कि मौर्य काल में बराबर की गुफा, नागार्जुनी गुफा, लोमहर्ष ऋषि गुफा, ऐसी गुफाएं बनाई गई थी जो कंदरा शैली के अंतर्गत थी। जबकि उसके पहले या चंद्रगुप्त मौर्य के महल को याद कर लें, जिसका कि फर्श और छत जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। तो पल्लवों ने अपने स्थापत्य में ग्रेजुअली धीरे धीरे कला शैली को काष्ठ मतलब लकड़ी और गुफा कला से मुक्त करने का काम किया और फिर एक नई शैली को विकसित किया जो अल्टीमेटली जाकर के द्रविड़ शैली के रूप में सामने आई। तो पल्लवों ने स्थापत्य में मंडप, रथ और फिर विशाल मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का काम किया। इनकी वास्तुकला शैली जो है ये विभिन्न चरणों में विकसित होती है, जिसको समझने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से एक फॉर्मेट अगर कर लें इसको भी, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। वास्तुकला, इसको हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, काष्ठ एवं कंदरा कला के साथ स्थापत्य, मतलब ऐसी स्थापत्य शैली जिसमें कि काष्ठ और कंदरा चलता रहा, और दूसरी ओर स्वतंत्र और विशाल मंदिरों का निर्माण। इसको दो भाग में हम लोग कैटेगराइज करके देख रहे हैं। ये पूरा शैली जो है ये चार भागों में या चार चरणों में हुई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, ये ऑर्डर भी है, महेंद्र वर्मन, फिर मामल्ल शैली, और इधर फिर राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। मतलब कि स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण जो है वो राजसिंह शैली के साथ प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहां पर महेंद्र शैली के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, यहां हम लोग देखते हैं स्तंभ और मंडप, स्तंभ और मंडप, और यहां हम लोग देखते हैं मंडप और रथ, और फिर यहां पर विशाल मंदिरों का निर्माण। तो ये चार चरण में आगे जाता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग सब कुछ समझने का काम करते हैं कि जो महेंद्र वर्मन शैली है या महेंद्र शैली है, ये महेंद्र वर्मन के देखरेख में उनके रुचि के अनुसार ये विकसित होने का काम करता है। इस शैली के अंतर्गत पर्वतों या पठारों को काट करके, एक विशाल पर्वत को काट करके और गुफा मंदिर बनाए जाते थे जो कि स्तंभ कहलाते थे, सॉरी मंडप कहलाते थे। जो गुफा मंदिर पर्वतों को काट करके बनाया जाता था वो मंडप कहलाते थे।
और इन मंडपों में स्तंभ से संबंधित या स्तंभ युक्त छोटे छोटे कमरे या कक्ष बनाए जाते थे। और ये जो स्तंभ और मंडप थे या जो पहाड़ी को काट करके और गुफा मंदिर बनाई जाती थी जिसको कि मंडप कहा जा रहा है, ये बेसिकली जो बौद्ध चैत्य थे उसी का एक विकसित रूप था। बौद्ध चैत्य वगैरह पहले निर्मित हो चुका था, उसी का विकसित रूप था। और यहां पर ये लोग स्तंभ और मंडप का निर्माण करते हैं। ये जो महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत शुरुआती दौर में जो भी निर्माण किए गए उस पर अलंकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये मंडप जो थे, ये जो स्तंभ थे, ये सादगीपूर्ण थे, क्योंकि ये इनके स्थापत्य का शुरुआती दौर था, इसलिए यहां पर सादगी को मेंटेन किया गया। इसके जो उदाहरण है मतलब स्तंभ और मंडप के, ये मिलते हैं पलवरम में, त्रिचनापल्ली में, महेंद्रवडी में, इसके अलावा दालाव-नूर में। ये साउथ का जगह सब है जहां पर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आपको इन उदाहरणों को प्रस्तुत करना है। एक पहाड़ को काट करके कमरा बनाई गई और वो मंडप कहलाया, ठीक है, जो बौद्ध चैत्य का बेसिकली विकसित स्वरूप था जहां पर स्तंभ युक्त कमरे भी बनाए गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मामल्ल शैली को हम लोग दिखलाएंगे। मामल्ल शैली का जो विकास हुआ ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ और मुख्य रूप से यहां पर मंडप और रथों का निर्माण किया गया, ठीक है। यहां पर स्तंभ और मंडप था, यहां मंडप और रथ था। 10 मंडप का उल्लेख मिलता है, 10 मंडप का उल्लेख मिलता है जिसमें कि वराह मंडप, पंच पांडव, महिष मंडप, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रथों में सप्त पैगोडा जो एक ही पहाड़ी को काट करके विभिन्न श्रेणियों में रथ के आकार में बनाई जाती थी और फिर ये रथ मंदिर जिनकी संख्या 8 थी जिसको कि सप्त पैगोडा कहा जाता था। अगर हम लोग वास्तव में इसको समझे तो बेसिकली कास्ट कला का ही एक रूप था जिसको कि पत्थरों को काट करके और एक लाइन में रथ मंदिर के तौर पर बनाया जाता था। इन रथ मंदिरों में धर्मराज रथ ये सबसे बड़ा रथ था। सबसे छोटा जो रथ था वो था द्रौपदी रथ। और जो एकाश्म पत्थरों का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है वो है गणेश रथ। 8 रथ हैं, 3 का नाम हम आपको बता रहे हैं अभी। धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ, द्रौपदी रथ सबसे छोटा, गणेश रथ एकाश्म मतलब मोनोलिथ, एक ही पत्थर को काट करके सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, वलयन रथ, सहदेव रथ, ऐसे करके 8 रथ थे। तो रथों का निर्माण किया गया और एक ही पहाड़ को काट करके क्रम से बनाया गया, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है। इसका जो स्वरूप है वो बेसिकली कास्ट से निर्मित, हम दोबारा इस बात को बोल रहे हैं कि कास्ट कला के अंतर्गत जिस तरीके से निर्माण किया था उसी तरीके से इसको काट करके और रथों के आकार में इसको निर्मित करने का काम किया गया था। तो 10 मंडप और 8 रथ जिसको कि सप्त पैगोडा नाम दिया गया है, ये आएगा आपको मामल्ल शैली के अंतर्गत जिसका कि विकास हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। अब हम लोग आते हैं राज सिंह शैली। राज सिंह शैली मतलब कि नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में, जिनका कि उपाधि राज सिंह भी था, इसीलिए उनके काल में जिस शैली का विकास हुआ वो था राज सिंह शैली। ये जो 2 शैलियां थी, यहां पर एक बात और जान ले कि इस काल में कंदरा और कास्ट ये जो कला का स्वरूप था ये जारी रहता है। मतलब कि रूप जरूर बदलता है लेकिन कंदरा शैली, कास्ट शैली बिल्कुल जारी रहती है। लेकिन राज सिंह शैली जो है वो बिल्कुल इन चीजों से मतलब कि कास्ट और कंदरा से मुक्त हो जाती है। पीछे के दोनों शैलियों में हम लोगों ने देखा कि एक ही पहाड़ को काट करके और मंडपों का, स्तंभों का या रथों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे और मंदिरों के निर्माण में पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब अभी तक एक ही पहाड़ को काट करके अब यहाँ पे पाषाण खंडों को जोड़ करके और मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया।
ये राज सिंह शैली की मुख्य विशेषता थी। इसका मतलब यह हुआ कि कंदरा कला और काष्ठ कला से पल्लव शैली को मुक्ति मिल गई और राज सिंह शैली के अंतर्गत जिस तरीके से निर्माण कार्य शुरू हुए, इस निर्माण के फलस्वरूप ही, इधर हम मिटा रहे हैं, इसके फलस्वरूप ही द्रविड़ शैली का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो उभर करके सामने आया, जिसमें आपको शिखर, विमान और गोपुरम, ये जो द्रविड़ शैली की विशेषताओं में से है, ये अब नजर आने लगे। अगर मोटे तौर पर हम इसको बना करके आपको दिखाएं ये कैसा हो सकता है, तो ये इस तरीके से है। ये इसका शिखर वाला पार्ट, ये इसका विमान, ये शिखर वाला पार्ट, यहां पर गर्भगृह, एक मोटे तौर पर हम आपको नमूना दे रहे हैं, और ये इनका मंडप, ठीक है ये, और यहां आकर के प्रवेश द्वार, जिसको कि हम लोग गोपुरम कहते हैं, ठीक है। तो गोपुरम, विमान, शिखर, ये सारा स्वरूप जो है वो धीरे धीरे राज सिंह शैली के अंतर्गत सामने आ गया। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें राज सिंह शैली के अंतर्गत, तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर, सोर टेम्पल, जो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में है, वहां पर नजर आता है। इसके अलावा कांची में कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसके उदाहरण राज सिंह शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर दोहरा दे कि महाबलीपुरम का तट मंदिर शोर टेम्पल, और कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये राज सिंह शैली के अंतर्गत आते हैं। और ये राज सिंह शैली पल्लव वास्तुकला के चरमोत्कर्ष को दिखाता है, और वहीं से द्रविड़ शैली का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो उभर करके सामने आता है, जिसमें शिखर, विमान, गोपुरम जैसी विशेषताएं सामने आती हैं। बाद के काल में नंदीवर्मन या अपराजित शैली, जो आखिरी शैली है, इनकी अर्थव्यवस्था वक्त के साथ कमजोर हुई होगी। अन्य जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ इनका झगड़ा चल रहा था। अर्थव्यवस्था जब कमजोर हुई तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी छोटी हो गई। यहां पर मंदिर छोटे बनाए गए, लेकिन छोटे मंदिरों को सजाने के लिए अलंकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, ताकि उसकी भव्यता को प्रदर्शित किया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, जिसको कि छुपाने के लिए इन लोगों ने मंदिर, जिसका कि आकार अब यद्यपि तुलनात्मक रूप से राज सिंह शैली की तुलना में छोटा हो गया था, लेकिन अलंकरण के माध्यम से उसको ढकने का काम किया जा रहा था। ये जो नंदीवर्मन या अपराजित शैली के मंदिर हैं, इसके उदाहरण मुख्य रूप से राजधानी के आसपास में नजर आते हैं। वह है कांची। तो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर इसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से वास्तुकला का इनका जो चार रूप है, महेंद्रवर्मन, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और फिर नंदीवर्मन या अपराजित शैली, इन चार शैलियों को मैंने ब्रीफ में आपको बताने का काम किया। शुरुआत के दो में पर्वतों को काट करके राज सिंह शैली में बिल्कुल पाषाण खंडों से, तो कंदरा शैली खत्म हो जाती है। शुरुआत में स्तंभ और मंडप, फिर मंडप और रथ, और फिर स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण, और चौथे चरण में छोटे मंदिरों का निर्माण, मतलब अलंकरण के, लेकिन अलंकरण के साथ। ये आपको इनके वास्तुकला में दिखाना है। अब इसके बाद इनके सांस्कृतिक पक्ष में एक बच जाता है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला भी बेसिकली इनकी जो मंदिर निर्माण शैली थी, उसके साथ साथ उसके सहयोगी के तौर पर वो विकसित होता चला गया। जैसे कि पल्लव जो शासक थे, इन लोगों ने मंदिरों में सजावट के लिए मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया। मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां होती थी, जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, ये इनके मूर्तिकला पक्ष को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में द्वारपालों को गर्भगृह के बाहर रखने की परंपरा संभवतः इन लोगों ने ही शुरू किया। मूर्तिकला में इनका एक बेहतरीन उदाहरण है गंगा अवतरण, जिसमें दिखाया गया है कि जो गंगा है वो विभिन्न देवताओं और पशुओं के साथ धरती पर किस तरीके से अवतरित हो रही है। इसी तरीके से
अर्जुन का तपस्या वाला जो मूर्ति बनाया गया है वो भी उल्लेखनीय है। और इसी तरीके से छोटे छोटे अन्य मूर्तियां भी बनाई गई हैं जो बेसिकली मंदिरों के सजावट के लिए थी। तो यहाँ उनके एग्जाम्पल देकर के आपको अपने आंसर को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग पल्लवों की उपलब्धियों को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पल्लवों ने उत्तर और भारत का जो संस्कृति को लेकर के लोग चले थे उसमें बौद्ध जातियों को आधार बना करके वास्तुकला का जो नया स्वरूप विकसित किया वो स्वरूप द्रविड़ शैली के रूप में सामने आई। और ये द्रविड़ शैली अल्टीमेटली चोलों के काल में जाकर के अपने चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुंचती है। पल्लवों की जो स्थापत्य शैली थी वो इतनी बेहतरीन थी कि भारत के बाहर भी जैसे जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में, वियतनाम में भी पल्लव शैली की मंदिरों का नकल किया जाने लगा और वहां भी मंदिरों का निर्माण किया गया। इन लोगों ने धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता की नीति का पालन किया जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गुण है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। और इसके साथ साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। और इस तरीके से न सिर्फ पल्लवों ने दक्षिण भारत में बल्कि भारत के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के एक आंसर को लिखने के लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। वो फॉर्मेट अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको अपने आंसर को आगे ले जाना आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा, ये बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। आप अपने आंसर को पुख्ता करने के लिए इस तरह का फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आप लोगों को मैप बना करके और पल्लवों के राज्य का जो अवस्थिति था उसको ही बताने का काम किया। वो चीज भी आप दर्शाइए। मंदिर का शिखर क्या होता है, विमान क्या होता है, गोपुरम क्या होता है, ये भी मैंने एक छोटा सा खाका लास्ट में अभी बना के दिखाया। अगर आप इन चीजों को कर सकते हैं तो इन चीजों को अगर आप अपने कॉपी में शो करेंगे तो यकीन मानिए एक दो एक्स्ट्रा नंबर और उससे लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल आपको याद करना है और क्या फीचर रहा है ये बातें लिखते हुए अपने आंसर को आगे बढ़ाना है। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप पल्लवों का जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उसको लिखने की स्थिति में होंगे। कमोबेश मैंने सारी बातें बताई हैं, हालांकि जितनी बातें हम बताए हैं सारा को लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसको कॉम्पैक्ट करके मुख्य बातों को लिख करके आप अपना आंसर एक तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको अन्य वीडियो में इतिहास के और अन्य विषयों के अलग अलग कुछ क्वेश्चन के नमूना वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगला वीडियो में हम जेपीएससी के पेपर 1 पीटी के लिए उस पर भी कुछ क्वेश्चन देंगे, आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये प्रतिक्रिया भी मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।